नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे अब एक नई सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रही है जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि HAL, DFCCIL, UPRV, UNL, DSSS। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सीरीज दोस्तों देखना है और देखिए सपोर्ट भी करना है, यानी कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस सीरीज में मैं सभी क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला हूं, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो। तो आपको ध्यान से देखना है और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग अपना नोट्स साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज भी करते रहिए। तो यहाँ पर आपको एक पहला लेक्चर है और इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर ये सीरीज चलेगी और ये सीरीज देखिए कभी भी बंद नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, ये सीरीज कभी भी बंद नहीं होगी, चाहे कोई एग्जाम हो या ना हो, हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इतना क्वेश्चन करके अगर जाते हैं, लगातार रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद मिलेगा आपको आंसर के साथ। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। तो जो ट्रिकल डाउन जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो किसके इम्पैक्ट को इग्नोर करता है इन इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यहाँ पर दोस्तों जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जो कैग होता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपको इनमें से किस गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को यहाँ पर ऑडिट नहीं करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लोकल बॉडीज को ये ऑडिट नहीं करता है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बारे में जान लीजिए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन इंडिया established under Article 148 of the Constitution of India. He is empowered to audit all receipt and expenditure of the Government of India and the state government, including those of the autonomous bodies and the corporation substantially financed by the government. Article 148 to 151 of the Constitution of India deal with the institutions of the CAG of India. The Controller and Auditor General of India is appointed by the President of India. The term length is 6 years or up to the 65 years of age, whichever is earlier. तो आपको समझ में आ गया कि इनका टर्म लेंथ 6 साल होता है या फिर 65 साल, इनमें से जो पहले आता है वो इनका रिटायरमेंट एज होता है और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और 148 से 151 आर्टिकल तक के मेंशंस है और ये आपको ऑडिट करती है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे जो आपको कंपनी है, तो इस तरह के सभी को ऑडिट करती है, लेकिन लोकल बॉडीज को ऑडिट नहीं करती है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर डिड द काकोरी कंस्पायरेसी टेक प्लेस। तो देखिए काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था, कांड, वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1925 में, 1925 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। अब देखिए इसके बारे में जान लीजिए। द काकोरी कंस्पायरेसी वाज अ ट्रेन रॉबरी that took place between the Kakori near the Lucknow on 9 August 1925 during the Indian independence movement against the British Raj। और इस कॉन्स्पिरेसी को ऑर्गेनाइज्ड किए थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। द कॉन्स्पिरेसी प्लान वाज एक्सिक्यूटेड बाय द राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मरमत गुप्ता, नाथ गुप्ता, उसको मुकुंद लाल, मुरारी लाल गुप्ता एंड बनवारी लाल। तो जो फेमस पर्सनालिटी हैं इनमें से देखिए सभी फेमस हैं क्योंकि सभी फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन इनमें से जो अक्सर नाम पूछा जाता है जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, तो इनका नाम जो है आपको एकदम पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल। तो देखिए ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल बोला जाता है। तो किस जो मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक है, उसको अ ड्रीम इन स्टोन बोला जाता है। तो ड्रीम इन स्टोन किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है पंचमहल को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर
बी सही होगा। पंचमहल को बोला जाता है ड्रीम इन स्टोन। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी का दर्शन करवाता हूँ। तो देखिए पंचमहल इज ए पैलेस इन फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश, इंडिया। द पंचमहल मीनिंग 5 लेवल पैलेस वाज कमीशन्ड बाय द अकबर। ये आपको महल जो देख रहे हैं ये है पंचमहल। तो पंचमहल 5 लेवल पैलेस है जो कि अकबर के द्वारा इसको कमीशन किया गया, जो कि कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए रंग महल। तो रंग महल ये आपको है, और पैलेस ऑफ कलर इज लोकेटेड इन द रेड फोर्ट दिल्ली। तो ये आपको रेड फोर्ट में स्थित है, और इसको कौन नहीं जानता, जो कि 7 अजूबों में शामिल है। ये आपको ताजमहल है। क्वेश्चन है कि सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर एट। तो देखिए सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज, तो किस पे मेजर किया जाता है। तो देखिए सेक्स रेशियो जो मेजर किया जाता है वो ध्यान रखना है नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि 1000 मेल है तो उस पर कितने फीमेल हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको, चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए कि अभी जो है सेक्स रेशियो इंडिया में कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल। इसी तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो भी पूछा जाता है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ द गर्ल पर 1000 बॉय इन 0 to 6 ईयर, यानी कि 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं अगर उनमें से कितने जो है लड़कियां हैं, 1000 अगर लड़के हैं तब, तो उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलता है। लेकिन एज ध्यान रखिएगा 0 to 6 ईयर। क्वेश्चन है कि कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू। तो जो साथी कोशिकाएं होती है वो अद्वितीय होती है किसमें, तो कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, आवृत बीजी। तो इसका करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। तो देखिए इनमें से इंसुलेटर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वुड। वुड एक इंसुलेटर है। और बाकी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कॉपर, मरकरी, एल्युमिनियम, ये सब आपको क्या है, तो आपको कंडक्टर है। अब देखिए दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कंडक्टर, एनी मटेरियल दैट allows electric current to pass through it is called conductor. Any material that does not allow electric current to pass through it is insulator. तो इंसुलेटर में जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लॉथ, वुड, ये आपको इंसुलेटर में, और सभी मेटल आपको देखने को मिलेंगे कंडक्टर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि बबल ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड ड्यू टू, यानी कि हवा के बुलबुले तरल पदार्थ के माध्यम से ऊपर उठते हैं। तो किस कारण से ऊपर उठते हैं, इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो होती है विस्कोसिटी एंड बायंसी के कारण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, यानी कि बबल ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड ड्यू टू विस्कोसिटी एंड बायंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जियोलाइट इज। तो देखिए जियोलाइट क्या है। तो देखिए जियोलाइट आपको हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट। अब देखिए जियोलाइट के बारे में जानिए। तो देखिए जियोलाइट आर वाइडली यूज्ड एज आयन एक्सचेंज वेट्स इन द डोमेस्टिक एंड द कॉमर्शियल वाटर प्यूरिफिकेशन में, सॉफ्टनिंग एंड अदर एप्लीकेशन में। देखिए इसका जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है। तो देखिए Na2, उसके बाद Al2, सभी में 2 रखना है, Si2, उसके बाद O8, O में 8 रखना है, इंटू X H2O। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जियोलाइट्स क्या है, तो माइक्रोपोरस है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ एल्युमिनियम सिलिकेट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड वेरी एज। तो जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस कारण से यहाँ पर वेरी करता है, तो जिस तरह से प्रेशर वेरीज करता है उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड भी वेरीज करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज। तो देखिए अभी के अगर जमाने में बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आ जाते हैं आपको सीवेज एंड गार्बेज आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अब देखिए जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो देखिए बिना ट्रीट किए हुए जो सीवेज होते हैं डायरेक्ट नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो और जो गार्बेज होते हैं जो घर से कूड़े कचरे निकलते हैं, तो इस तरह से ये दुनिया का अभी जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का स्रोत बन चुका है और ये बहुत ही खतरनाक हो चुका है। क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स
द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट। तो देखिए 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार केरल का लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा था, यानी कि साक्षरता दर, सॉरी इसका जो ट्रांसलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा इसमें से मिजोरम में है। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना है। मिजोरम में कितना है, तो 91.3%, 91.3% है, जबकि केरल में 94% लिटरेसी रेट है 2011 सेंसस के अनुसार। चलिए अपना अपना स्टेट का कम से कम बता दीजिए कि लिटरेसी रेट कितना है। सबसे कम बिहार का है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। तो देखिए लोकसभा में आपको कितना मेंबर कम से कम चाहिए, मिनिमम मेंबर जो कि प्रेजेंट होना चाहिए, जो किसी भी मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि मीटिंग करने के लिए कम से कम कितना लोकसभा में होना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की 552, लेकिन अभी प्रेजेंट में 543 मेंबर्स हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम 1/10 होना चाहिए, यानी कि 10% मेंबर जो है कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि 54 मेंबर यानी कि 55 मेंबर कह सकते हैं कि होना चाहिए, तभी जाकर। तो इसको देखिए कोरम बोलते हैं। तो कोरम के लिए कम से कम 10% मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन है कि इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि बर्थ रेट जो है इंक्रीज कर रहा है और डेथ रेट है डिक्लाइन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड द डिक्लाइनिंग डेथ रेट। तो इसीलिए इंडिया का पॉपुलेशन जो है ग्रोथ हो रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू कॉल अ सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन अंडर विच द पुअरर सेक्शन आर टैक्स्ड एट हायर रेट्स देन द रिचर सेक्शन। तो इस तरह के जो टैक्स सिस्टम्स को कौन सा टैक्स सिस्टम बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, रिग्रेसिव टैक्स उसको बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। जो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि आपने कुछ खरीदा, जैसे मान लीजिए कि आपने बिस्किट खरीदा, उस पर जो टैक्स लग रहे हैं, तो देखिए आप अगर गरीब से अगर तुलना करते हैं अमीर को, तो देखिए जो अमीर अगर वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो एक 5 रुपए का बिस्किट खरीद रहा है, तो भी उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। और जो अगर 5,000 रुपये महीना कमा रहा है कोई, तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पुअरर सेक्शन है उन पे ज़्यादा टैक्स लगता है और जो रिचर सेक्शन होते हैं उनमें कम टैक्स लगता है। तो उस तरह के टैक्स सिस्टम को रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा है, तो इनकम टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टैक्स भी आपको बढ़ते जाएगा। तो जो आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स वैसा टैक्स होता है जो कि इनकम के साथ आपको टैक्स भी बढ़ते जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकम टैक्स जो होगा वो आपको प्रोग्रेसिव टैक्स होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। रिग्रेसिव टैक्स आपको समझ में आ गया कि वैसा टैक्स स्ट्रक्चर जिसमें कि पूरा सेक्शन पे ज़्यादा लगता है और रिचर सेक्शन पे ज़्यादा, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आया होगा, जितना भी मैंने अभी फर्स्ट क्लास लिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू।